शाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और वो 11वां जो बाद में जोड़ा गया, वो ये है कि माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। तो ये अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। बिल्कुल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए दोनों जरूरी हैं। चलिए अब सरकार चलाने वाली मशीनरी पर आते हैं। कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। इसमें सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति। जी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हाँ। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो देश के प्रमुख होते हैं, राज्य के मुखिया, हेड ऑफ स्टेट, भारत के पहले नागरिक। संघ की सारी कार्यकारी शक्ति उन्हीं में निहित होती है। अनुच्छेद 53। हालांकि वो इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। बिल्कुल, संसदीय प्रणाली में यही होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। उनकी एक बड़ी शक्ति क्षमादान की भी है। हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी भी अपराध के लिए सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ, कम, बदल, रोक या टाल सकते हैं। इसमें मृत्युदंड भी शामिल है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हम लोग तो सीधे वोट नहीं डालते। नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, वोट डालता है। उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीस। मनोनीत नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं, और साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमएलएस, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। अच्छा, और वोटिंग कैसे होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी द्वारा, और मतदान गुप्त होता है। योग्यता क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, 5 साल। वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। उन्हें पद से हटाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो महाभियोग वाली प्रक्रिया। जी, महाभियोग अनुच्छेद 61 में दी गई है। केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रक्रिया बहुत जटिल है। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए नोटिस पर। फिर उस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, और अगर वो भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दें, तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। काफी मुश्किल। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उनका क्या मुख्य काम है? उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अनुच्छेद 65। जब तक नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। इनका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति जैसा? नहीं, थोड़ा अलग है। इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, एसटीवी सिस्टम से ही, लेकिन इनके निर्वाचक मंडल में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। अच्छा, ये अंतर है। और इन्हें हटाने की प्रक्रिया? ये राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग और सरल है। इन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। राज्यसभा अगर अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास कर दें और लोकसभा उस पर साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से सहमत हो जाए, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। हाँ, 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि असली कार्यकारी शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के पास होती है। संसदीय लोकतंत्र का यही आधार है। अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM होगी, जिसका प्रधानमंत्री PM होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग इसी सलाह के अनुसार करेंगे। क्या राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य हैं? हाँ, 42वें और 44वें संशोधन के बाद अब ये बाध्यकारी हैं।
हालांकि राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह उन्हें माननी ही पड़ेगी। और ये सलाह क्या दी गई, इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। परंपरा ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और बाकी मंत्री? बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। और ये सब किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो पूरी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना पड़ता है। यही संसदीय प्रणाली का सार है। मंत्रियों की संख्या पर भी कोई सीमा है? हाँ, 91वें संशोधन 2003 के बाद अब मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर कोई मंत्री बनते समय संसद का सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का एक और काम है राष्ट्रपति को जानकारी देना। जी, अनुच्छेद 78 के तहत ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को दें, और अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगे तो वो उपलब्ध कराएं। वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक पुल का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये मंत्री बैठते हैं और कानून बनते हैं। संसद। हाँ, संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है? हाँ, वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक, बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्या मुख्य अंतर है? लोकसभा निचला सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है। ये एक अस्थायी सदन है, इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा उच्च सदन है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव, STV सिस्टम से। ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। स्थायी सदन मतलब? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो यह सदन हमेशा बना रहता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 साल है। इसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं? हाँ, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। राज्यसभा की भूमिका क्या है? लोकसभा तो कानून बनाती ही है। राज्यसभा एक पुनरीक्षण सदन, रिवाइजिंग हाउस की तरह काम करती है। ये लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों पर दोबारा विचार करती है, उनमें संशोधन सुझा सकती है। ये राज्यों के हितों का भी ध्यान रखती है, जल्दबाजी में कानून बनने से रोकती है। संसद के सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों का सत्र आहूत करते हैं, पर जरूरी है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर न हो। और सत्र खत्म कौन करता है? सत्र की समाप्ति की घोषणा, जिसे सत्रावसान कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अब आते हैं लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर, न्यायपालिका, द जुडिशरी। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। जी, भारत की न्यायपालिका एकीकृत, इंटीग्रेटेड और स्वतंत्र,
इंडिपेंडेंट है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और संविधान का अंतिम व्याख्याता है। इसमें कितने जज होते हैं? नियुक्ति कैसे होती है? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या संसद कानून द्वारा तय करती है। अभी CJI समेत 34 हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। CJI की नियुक्ति में वरिष्ठता का सिद्धांत अपनाया जाता है और अन्य जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, CJI और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अन्य जजों से सलाह मशवरा करते हैं। कोलेजियम सिस्टम। और कार्यकाल हटाया कैसे जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। आधार केवल साबित कदाचार या अक्षमता हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। हाँ, अनुच्छेद 129 के तहत। इसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और नज़ीर का काम करते हैं, जो नीचे की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरा, इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य काम क्या हैं? मतलब उसके अधिकार क्षेत्र? इसके कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं। पहला है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। इसमें क्या आता है? इसमें वो मामले आते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, जैसे भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या दो या अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद। फिर अपील सुनने का अधिकार भी है? हाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये इसका सबसे बड़ा काम है। ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132, सिविल मामलों में अनुच्छेद 133 और आपराधिक मामलों में अनुच्छेद 134। एक SLP भी होता है, स्पेशल लीव पिटिशन। हाँ, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत याचिका SLP। ये सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है। वो भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है, सैन्य अदालतों को छोड़कर। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह भी दे सकता है? जी, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 143। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठ गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वो उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। कोर्ट अपनी राय दे सकता है, पर वो राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदल सकता है? हाँ, अनुच्छेद 137 उसे अपने ही निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन या रिव्यू करने की शक्ति देता है। एक अनुच्छेद 142 भी है जो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति देता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है। हाँ, अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, अब राज्यों में आते हैं, उच्च न्यायालय पर। हाँ, संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। हालांकि संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा हाई कोर्ट भी स्थापित कर सकती है, अनुच्छेद 231। ये भी अभिलेख न्यायालय होते हैं, अनुच्छेद 215। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल? हाई कोर्ट के जजों, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। CJI उस राज्य के राज्यपाल और अन्य जजों की नियुक्ति में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके। ये 22 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। इन्हें हटाना? इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज की, यानी संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनका मुख्य काम क्या है? ये अपने राज्य या अधिकार क्षेत्र में निचली अदालतों से आने वाली अपीलों को सुनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनके पास भी रिट जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट जैसी है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इनका रिट क्षेत्राधिकार कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है, क्योंकि ये न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। हालांकि ये शक्ति विवेकाधीन है। और ये निचली अदालतों पर नियंत्रण भी रखते हैं। हाँ, अनुच्छेद 227 के तहत इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, न्यायपालिका के बाद
कुछ ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं की बात करते हैं जिनका जिक्र सीधे संविधान में है। संवैधानिक निकाय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो सरकार के काम में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करती हैं। इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। जी, अनुच्छेद 76 ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुख्य वकील होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। योग्यता वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है। इन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, पर वोट देने का नहीं। और वो CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, अनुच्छेद 148। इन्हें लोक वित्त का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करते हैं, ऑडिट करते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इन्हें पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। इनकी स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। रिटायर होने के बाद ये भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। फिर आता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, अनुच्छेद 324। ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिस पर भारत में संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने की जिम्मेदारी है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, CEC, और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं, अभी 2 हैं। इनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। CEC को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जज जैसी ही है, जबकि अन्य आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इनकी स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। वित्त आयोग भी है, फाइनेंस कमीशन। हाँ, अनुच्छेद 280। ये एक अर्ध न्यायिक क्वाज़ी जुडिशियल निकाय है। राष्ट्रपति हर 5 साल पर इसका गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली आय के बंटवारे पर सिफारिशें देना और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड, के सिद्धांत तय करना। ये सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, पर सरकार आमतौर पर इन्हें मान लेती है। लोक सेवा आयोग, UPSC और राज्यों के SPSC। जी, अनुच्छेद 315 से 323 तक इनके बारे में है। संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है और राज्य लोक सेवा आयोग, SPSC, राज्य सरकारों के लिए। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग, JPSC, भी हो सकता है। इनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है? इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति UPSC, JPSC में राष्ट्रपति द्वारा, SPSC में राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कुछ विशेष आधारों पर ही। इनका कार्यकाल भी निश्चित होता है। UPSC 665, SPSC, JPSC 662। ये निष्पक्ष भर्ती के लिए जरूरी है। और कुछ राष्ट्रीय आयोग भी हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए। हाँ, पहले एक ही आयोग होता था, फिर अलग अलग कर दिए गए। अब है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST, अनुच्छेद 338A, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, अनुच्छेद 338B, जिसे 102वें संवैधानिक संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है। इनका काम? इनका काम इन वर्गों के संवैधानिक और कानूनी हितों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों की जांच करना और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार को सलाह देना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सभी संस्थाएं मिलकर भारत की शासन व्यवस्था को एक संतुलन और मजबूती देती हैं। बिल्कुल, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती हैं। तो हमने आज संविधान बनने की कहानी से लेकर इसके मूल दर्शन, नागरिकों को मिले अधिकार और उनके कर्तव्य, और फिर सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ इन महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये वाकई एक बहुत ही जटिल लेकिन उतनी ही खूबसूरत व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल।
और ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ये संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और ये सोचना भी लाजमी है और शायद जरूरी भी है कि संविधान में लिखे जो ऊंचे आदर्श है, जैसे प्रस्तावना में या नीति निर्देशक तत्वों में, हाँ। और जो जमीनी हकीकत है, उनके बीच संतुलन कैसे बनता है, या आज का जो बदलता समय है उसमें नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी हमने बात की, भविष्य में इनकी स्वतंत्रता और इनकी प्रभावशीलता कैसे बनी रहेगी या कैसे और विकसित हो सकती है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको, नागरिकों को, लगातार सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल, ताकि ये लोकतंत्र हमेशा जीवंत बना रहे। सही कहा।